गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम है भावार्थ और आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की लाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ट्रिब्यूनल्स थे जो सेट किए गए थे विद अ मोटिव, विद अ एम। तो वो एम फुलफिल हो रहा है नहीं, आइए हम इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ के जानते हैं। तो ये हमने कुछ सिनॉप्सिस लिखे हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहला जो सिनॉप्सिस हमारे सामने आता है वो है मीनिंग, कि मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है। तो लेट्स सी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्योरली एग्जीक्यूटिव, एक होता है क्वासी लेजिस्लेटिव, और एक जो लास्ट वाला हमारा बचता है वो होता है क्वासी जुडिशियल। और जो फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, मैं बता दूं कि मैं इसको शॉर्ट में लिखा करूंगा तो आप ध्यान रखा कीजिए इसके बारे में, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फंक्शंस हैं वो लाई करते हैं क्वासी जुडिशियल के अंडर में। और ये तीनों क्या है हमारे? ये तीनों हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के पार्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेट्स हैव अ लुक एट द मीनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स के ट्रिब्यूनल्स का मीनिंग क्या होता है। तो एक इजी लैंग्वेज में हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज दैट कि इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ द टर्म, ध्यान से सुनिएगा, कि इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ द टर्म ट्रिब्यूनल इज यूज्ड इन सिग्निफिकेंट सेंस, मतलब काफी सिग्निफिकेंट सेंस में से यूज किया गया है। कि क्या होता है कि ये एक काइंड की एडजुडिकेटरी बॉडी है। ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी है। मैं ऐसे लिखता रहूंगा तो आप भी, मैं चाहूंगा साथ साथ लिखते रहिए इसके साथ में, कि ये एडजुडिकेटरी बॉडी है जो विच लाइज आउटसाइड द स्पेयर ऑफ द ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम। मतलब जुडिशियल सिस्टम के अंडर लाई नहीं करती लेकिन पर बाहर लाई करती है। लेकिन इसका काम जो है टू गिव जस्टिस, टू सर्व जस्टिस फॉर अ स्पीडी ट्रायल, हम इसे मान सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नीड। एक छोटे से हम लाइन में नीड जाना चाहेंगे इसकी, कि नीड क्या है इसकी। देखिए शुरू के टाइम में क्या था कि टास्क जो थे वो कम थे, जो क्राइम थे वो कम थे, जो टेक्निकलिटी थी, बर्डन थी, वो कम था। अब जैसे जैसे हमारे जो वर्ल्ड है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि टास्क बढ़ते जा रहे हैं। टास्क बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टीज, बिटवीन द टू पार्टीज, बिटवीन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब के डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दो चीजें बढ़ रही है। एक बढ़ रहा है टेक्निकलिटी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके पॉइंट्स, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरा बढ़ रहा है बर्डन, ये डिस्कस हो रही है नीड क्यों आ रही है इस चीज की, ठीक है। तो दो चीजें बढ़ रही है, एक बढ़ रही है टेक्निकलिटी, एक बढ़ रहा है बर्डन। तो इसको जो ये हमारे जो दो, हम कह सकते हैं दो जो थे हमारे लैग्स थे, ये दो लैग्स थे हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको ओवरकम करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना विच इज हैविंग लेस कॉम्प्लेक्सिटीज। सो जो लेस कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में बना उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम दे सकते हैं। एक अगर हम भाषा में करें तो कि पहले टास्क बढ़े, देन डिस्प्यूट्स बढ़े, टास्क बढ़े, डिस्प्यूट्स बढ़े बिटवीन द पार्टीज गवर्नमेंट, तो टेक्निकलिटी एंड बर्डन बढ़ा। टेक्निकलिटी बर्डन बढ़ने से क्या हुआ कि देयरफॉर Therefore, to institute a body with less complexities, the administration authorities give rise to administrative tribunals. तो ये हम राइज देख लिया हमने कैसा हुआ। Now let's have a look at the history, कि हिस्ट्री किस तरह से हिस्ट्री इसकी बनी है। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से नोट्स सिनॉप्सिस बना के तैयार किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से आपको काफी हेल्प होगी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Now let's have a look at the history of the tribunalization. तो हिस्ट्री पे अगर हम ध्यान दें तो it came to India with the existence of the Income Tax Appellate Tribunal, which was, I think everyone knows it, that which was before the independence of the country, which was before the independence of country। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा करूंगा तो आप प्लीज उसको समझ लीजिए कीजिए और थोड़ा ध्यान से इस लेक्चर को सुनाइए। So it came with the existence of the Income Tax Appellate Tribunal, which was before the independence of the country. एंड ये इसके, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके पहले आया। एंड जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था, इसका एक्सिस्टेंस की वजह से इसका एक्सिस्टेंस 80 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है हमारा, इसका एक्सिस्टेंस बढ़ा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर ब्रीफ पॉइंट्स दैट की लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इट इज ए जुडिशियल जस्टिस सिस्टम से अलग है। ये एक ऐसी बॉडी है
जो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करती है। मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना, वो एक जुडिशियल बॉडी ही है कुल मिला के, लेकिन वो दूसरी जुडिशियल बॉडी से अलग है। कैसे अलग है? कि जो कि डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, तो कैसा है, जो हमने समझा कि डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करती है। सेकंड जो पॉइंट हम ब्रीफ करना चाहेंगे वो है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम लेजिस्फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुए, मतलब लेजिस्फेयर स्टेट क्या होता है कि जहाँ पे पहले, मतलब वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ पे लोगों की भलाई सोची जाए। तो जब वो स्टेट में हमारा जो कंट्री था इंडिया, वो चेंज हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ कि तो लेजिस्लेचर पर काम बढ़ा। लेजिस्लेचर पर काम बढ़ने की वजह से क्या हुआ? डिस्प्यूट्स बढ़े। डिस्प्यूट्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जो हमारे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, अलग अलग डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए हमारे बीच में। तो डिस्प्यूट्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जुडिशियल पर बर्डन आ गया। अब जैसे जुडिशियल पर बर्डन आएगा तो जिस तरह से हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, वैसे भी हम आज देखते हैं आजकल की जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वैसे भी काफी लैग बिहाइंड कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो जुडिशियल पर बर्डन आया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीजें जल्दी होनी चाहिए थी वो टाइम टेकिंग हो गई। क्या क्या हो गई? बर्डन बढ़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था नीट के ऊपर कि बर्डन और टेक्निकलिटी वर द टू मेन रीजंस। लेकिन इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं कि बर्डन बढ़ने के साथ साथ जो था, टाइम टेकिंग हो गया। टाइम टेकिंग हो गया और चीजें एक्सपेंसिव हो गई। मेन रीजन एक्सपेंसिव का आप मान सकते हैं, एक्सपेंसिव, स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा था। स्पीडी ट्रायल नहीं, सॉरी वो बीच में हिंदी वर्ड आ जाएगा, नहीं हो पा रहा था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। ठीक है, इसकी वजह से जो था हमारा एटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सेटअप हो गया। क्या हो गया? जी हाँ, सेटअप हो गया। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल में नीड और मीनिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। Now let's move to another topic that is very, very important topic that to discuss is the characteristics of the administrative tribunal. Let's have a look on it.
on another point of difference, that is the courts have jurisdiction to decide all the matters, बट एटी डिस्कस सर्विस मैटर्स एंड स्पेसिफिक मैटर्स लाइक एनजीटी, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट जो है वो तो सब डिस्कस करेगा ना। आप कुछ भी लेके चल जाओ, अपने नार्कोटिक्स का केस लेके चल जाओ, रेप, मर्डर, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन का केस लेके चल जाइए आप, हिंदू लॉ, मैरिज लॉ, डाइवोर्स, ये वो हर केस डिस्कस करेगा कोर्ट। कोर्ट का काम यही है। तो कोर्ट डिस्कस सब करेगा, सब डिस्कस करेगा कोर्ट। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, विच डील्स विद स्पेसिफिक विद द एनवायरमेंट। इट डील्स विद द एनवायरमेंट केसेस। और अगर आपको उसको फर्दर स्टडी करनी है तो एनवायरमेंट के सब्जेक्ट के अंदर एनजीटी के बारे में प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हम देने जाएंगे यहाँ पे वो है कि कोर्ट्स आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि कोर्ट जो है इट प्रॉपरली वर्क्स ऑन द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स लाइक सीपीसी, सीआरपीसी। आप जो भी यहाँ पे धाराएं वगैरह पेश करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस होगी। इसके अलावा आप कोई फेक चीज नहीं पेश कर सकते कोर्ट पे, एंड इवन एटी में भी नहीं कर सकते यहाँ। बट द कोर्ट टोटली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, बट rather in the case of AT there are no kind of this there are no kind of procedures and evidences, not procedures and evidences, क्योंकि ये स्टैट्यूट से बनता है। ये बनता किससे है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये स्टैट्यूट से बनता है। तो प्लीज कहीं भी गलती मत कीजिएगा कि ये किसी लॉ वगैरह से, ये इट इज फॉर्म्ड बाय एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हियर वी कैन से दिस कि कोर्ट में जो लॉ का होता है वो एक्सपर्ट बैठता है, जज बैठे होते हैं, लेकिन एटी के केस में ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं आप कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट में आपने कभी देखा है कोई भी उठाए हुए बंदे को बैठा दिया, लेकिन ऐसा कोर्ट में नहीं होता है। कोर्ट में स्पेसिफिकली जज बैठता है जो कि लॉ का एक्सपर्ट होता है, जो कि पूरी तरह से लॉ की पूरा ज्ञाता होता है, जिसने हर तरह के एग्जाम और पीड़ा को सहन किया जाता है, हम कह सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर ऐसा नहीं होता। लॉ का एक्सपर्ट जरूरी नहीं है बैठा हो, केस में नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि कोर्ट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, बट एटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। तीन प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस जो थे उस पर बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, फिफ्थ वाला पॉइंट जो मैं कहूँगा आपको कि सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि फिफ्थ वाला पॉइंट, डिसीजन ऑफ कोर्ट जो होता है, ये ध्यान से सुनिएगा कि डिसीजन ऑफ कोर्ट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव नेचर का। समझ रहे हैं आप, वो होता है ऑब्जेक्टिव। डिसीजन ऑफ कोर्ट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सॉरी, एज एविडेंस पेश करे गए हो उस पर। मतलब डिसीजन ऑफ कोर्ट जो होगा, अब मेरी बात सुनिए, अब एक बात बताइए आप, जैसे कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप सबको ये ज्ञान जरूर होगा कि जो हम एविडेंस वगैरह पेश करते हैं, सारे जो जितने भी डिसीजन आते हैं कोर्ट के अंदर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। आप जो गवाह पेश करेंगे उस तरह उसके हिसाब से आपके पक्ष में केस का कोर्ट का केस आएगा, उस तरह सब केस। लेकिन इन द केस ऑफ एटी ऐसा नहीं होता, एटी के केस में ऐसा नहीं होता, आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ लेट्स, अब इस वीडियो में हमने देखा कि अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स, एंड इस वीडियो में हमने एक चीज और देखी थी कि और द कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, काफी कुछ जान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द बॉडीज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस करा गया था, तो उस समय तो हमारी जो इंडिया था वो काफी पीछे था, हमारे इंडिया के अंदर इतने केसेस क्राइम्स नहीं थे। तो जिस वजह से क्या होता था कि हमारे जुडिशरी पे, लेजिस्लेटिव पे बर्डन नहीं था। तो लेकिन तो इसकी वजह से शुरू के कंसेप्ट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आता है, व्हाट वी कैन से दी वी कैन से व्हाट वी कैन से लाइक कि जो जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया, जिन लोगों ने, जिन फाइटर्स ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, इन लोगों ने इनको इंट्रोड्यूस कराया, उस समय के टाइम पे इन लोगों को ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट नहीं था। तो तब के टाइम में कोई भी ट्रिब्यूनल्स को लेके उस समय में कोई आर्टिकल, कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर, it added part 14A. Very important question here is कि which part was added in the 42nd Amendment Act 1976 which tells about the tribunals. तो answer is 14A. It is not 19, it's 14. Okay, so it's 14A was added as a part which जिसके अंडर में और आगे है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंडर में आर्टिकल 323A and 323B. These two are the main articles of the tribunals which deals with the definition, which deals with the
एरियाज एंड द कंसेप्ट के, कहाँ पे ट्रिब्यूनल्स होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे, कहाँ पे क्या फंक्शन है, किस सीएटी का क्या फंक्शन है, एसआईटी का क्या फंक्शन है, कहाँ पे ये वर्क करेंगे, किस फील्ड में वर्क करेंगे, किस फील्ड में वर्क नहीं करेंगे. सो ये चीज़ें जो है ये तो आर्टिकल्स डील करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आया तो प्लीज 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 रॉन्ग मत कीजिएगा कि 323A 323B आर द आर्टिकल्स which are added under Article 14A Part 14A which was added under 42nd Amendment Act 1976 which deals with the concept of the tribunals. Okay, now let's move forward. एंड 320 विच मैंने जैसे आपको बताया 323A 323B जो है इट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड की व्हाट द 323A एंड 323B टॉक्स अबाउट. बेसिकली इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली जो हम कहें रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं, तो ये अलग अलग फील्ड में क्या बात करते हैं. तो 323 ये बात करता है, ये मतलब बात क्या करता है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था. ठीक है, किस में पास किया था, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985. ईयर्स याद करना काफी कठिन है जानता हूं, लेकिन अगर आप रोज का रोज रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा. 1985 के अंदर हुआ था. एंड पावर्स ऑफ द एंड 323B क्या करता है, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. मतलब सेंट्रल के पास तो पावर होगी होगी यार, किसके पास पावर होगी नहीं तो फिर. दैट्स वाई पावर टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव टू whom, टू पार्लियामेंट. यस राइट, करेक्ट, टू पार्लियामेंट. Nice. Let's move forward. And 80 Act gave power to make
रिकमेंडेड होगा सीजेआई से, अपॉइंटमेंट डन होगा बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, समझ में आई ये बात कि मेंबर्स जो है दैट आर अपॉइंटेड बाय द हाई पावर सिलेक्शन, मतलब मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे, हाई पावर सिलेक्शन से अपॉइंट होंगे। मैंने बताया चेयरपर्सन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, उसका काम खत्म। मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई पावर सिलेक्शन, जिसका जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, जब ये तो मेंबर्स अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बैठेगी जिसका चेयरपर्सन होगा एक हाई कोर्ट जज, सिटिंग जज, विच विल बी रिकमेंडेड। इसमें बहुत आपको पता है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइड है, सबसे वास्ट, सबसे बड़ा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं मैं जानता हूं, बट स्टिल इफ यू रिमेंबर वंस यू विल बी, यू हैव टू बाय हार्ट इट, सिंपल। दैट मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया हमारे साथ में। नाउ अपॉइंटमेंट डन होगा बाय दी अपॉइंटमेंट, ये सबसे चीज, ये जो कमेटी का नाम है मैं अब चाहूंगा नोट कर लीजिए प्लीज, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये चीजें हैं ये जो कैबिनेट कमेटी जो अपॉइंट करती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दैट हाउ सीएटी वर्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हाउ सीएटी वर्क्स। द थिंग इज सीएटी, जैसे मैंने आपको बताया सीएटी जो है ट्रिब्यूनल की बॉडी है, सो इट इज नॉट अलाउड टू बॉन्ड बाय द एविडेंस एंड प्रोसीजर्स। तो ये तो आप हर जगह लिख ही दीजिएगा, आपका आंसर बढ़ जाएगा कि एविडेंस प्रोसीजर्स के बेस पे वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, बट इट विल फॉलो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम और जो भी दो हैं प्लीज आप देख लीजिएगा उसको। एंड थिंग इज इसकी फीस 50 रुपए मिनिमम फीस, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए इसकी वजह से। एप्लीकेंट जो है फाइल करेगा, फाइल बाय लॉयर या फिर नॉर्मल पर्सन, पर्सन तो फाइल कर ही सकता है, दूसरा भी सुनील बत्रा वाला केस याद कर लीजिएगा, हुसैनारा खातून वाला केस याद कर लीजिएगा, कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आप खाली एससी अपील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब क्या आता है, यहाँ पे आता है एक केस, एल चंद्र कुमार के केस के अंदर बोला गया था, इंपॉर्टेंट जजमेंट था, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था एल चंद्र कुमार का केस। इसमें बोला गया इट वाज हेल्ड दैट रेस्ट्रिक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आफ्टर दैट पर्सन कैन मूव अदर टू, मतलब इसके बाद बोला गया था पर्सन कहीं भी जा सकता है, भाई उसकी इच्छा, यार हाई कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाए तुम्हारे क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पर्सन दोनों जगह अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो इट वॉज रिपीट। नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो हमने सीएटी देख लिया, सीएटी के बाद आता है एसएटी, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो एसएटी कैसे वर्क है, सीएटी हमने देख लिया, एसएटी का भी सेम चीज है यार, लगभग लगभग सारी सेम है। 1985 का एक्ट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता था, हाँ पावर देता था, नाइस, राइट, वेरी राइट, पावर देता था कि आप एसएटी बनाओ, क्या बनाओ, एसएटी बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं बनाओ, बट कैसे बनाओ, ऑन दिस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होनी चाहिए स्टेट के, ऐसा थोड़ी है आप कहीं भी उठा के बना दोगे, स्टेट है रिक्वेस्ट के रेफरेंस। राजस्थान के पास एसएटी नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, राजस्थान के पास एसएटी नहीं है, बट इफ द रिक्वेस्ट कि हाँ सर हमारे यहाँ एसएटी होना चाहिए, सो एक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देगा, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसके अंदर, आप और पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद बन सकता है वो। ठीक है, आगे, अब तक मेन चीज, अब तक 9 स्टेट्स में है, कितने स्टेट्स में है, 9 स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका चेयरपर्सन जो है और मेंबर्स जो है, चेयरमैन, मेंबर्स, एनी गेसेस कौन अपॉइंट करेगा, एक ही आदमी हमारे यहाँ, तो बस सारा काम इसको दे रखा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा दोनों को, लेकिन कब करेगा, गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट करेगा, बट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, आगे, गवर्नर किसका, स्टेट का है ना भाई, हर कहीं का थोड़ी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगर एक या एक से ज्यादा स्टेट का एक एसएटी बनता है तो जॉइंट एसएटी कहा जाएगा। जॉइंट एसएटी का कंसेप्ट भी हमारे यहाँ पे है, जैसे कि अगर एमपी राजस्थान का अगर एक ही एसएटी है उसको जॉइंट एसएटी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दी 323 एंड 323 बी। मैं ऐसे ही बोल दिया करूंगा इसको, तो पहला डिफरेंस है कि 323 ए जो है इट कंटेम्पलेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैटर्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली, लेकिन 323 बी ये कब डील करता है, इट डील्स विद द मैटर्स ऑफ द डिफरेंट डिस्प्यूट्स। मतलब 323 ए लिख देता हूं यार आप लोगों के लिए मैं,
ये पब्लिक सर्विस मैटर पे बात करेगा, ठीक है। लेकिन 323B डिफरेंट डिस्प्यूट्स, तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो चुका है, ठीक है। ये हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमारे सामने आया है कि ट्रिब्यूनल्स अंडर 323A कैन ओनली बी स्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट्स, बट अंडर 323B कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जी हाँ, 323A के अंदर जो है सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है स्टैब्लिश करने के, लेकिन 323B के अंदर पार्लियामेंट के पास तो है ही, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है टू स्टैब्लिश। मूविंग फर्दर विद थर्ड पॉइंट कि अंडर 323A ओनली वन ट्रिब्यूनल फॉर सेंटर एंड वन फॉर स्टेट, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा बेसिक सा मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि 323A के अंदर वन ट्रिब्यूनल फॉर सेंटर, वन फॉर स्टेट। एक पॉइंट और है कि नो हायरार्की फॉर ट्रिब्यूनल्स अंडर 323A बट हायरार्की इज देयर अंडर 323B, मतलब 323A के अंदर कोई हायरार्की नहीं होगी बट फॉर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर ट्रिब्यूनल्स, टी लिखा मैंने इसके लिए। बट 323B के अंदर जो है हायरार्की विल बी देयर, हायरार्की इज देयर फॉर द ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो है तीन बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंस के पॉइंट्स है ये कि इसमें पब्लिक सर्विस मैटर है, डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं, ये पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन 323B के अंदर दोनों स्टैब्लिश कर सकते हैं। 323A के अंदर हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स नहीं है, 323B के अंदर हायरार्की ऑफ